क्या आप जानते हैं कि दुनिया का लगभग 80% शायद उससे भी ज्यादा व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है? हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और सोचिए जरा, दुनिया के करीब करीब हर सेंट्रल बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा इसी डॉलर का है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, कि कागज का एक टुकड़ा जिसे हम डॉलर कहते हैं आखिर इतना इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। और उससे भी बड़ा सवाल, यही ताकत कुछ देशों के लिए इतनी मुश्किलें, यहाँ तक कि तबाही का कारण क्यों बन जाती है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम इसी डॉलर के सफर को, इसकी वैश्विक ताकत को और दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इसके असर को मतलब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। अच्छा। ये शक्ति की कहानी है, इतिहास के बड़े मोड़ों की कहानी है और उस वैश्विक आर्थिक ताने बाने की कहानी है जिसमें हम सब जी रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि डॉलर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, इसकी ताकत के पीछे क्या कारण है और इसके नतीजे क्या होते हैं, किसके लिए अच्छे, किसके लिए बुरे। ये वैश्विक व्यवस्था के काम करने के तरीके को समझने की एक कुंजी है, कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1944 से। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध अपने अंत के करीब था। दुनिया तबाही देख चुकी थी और एक नई स्थिर आर्थिक व्यवस्था की तलाश में थी, ताकि व्यापार फिर से शुरू हो सके और देश फिर से खड़े हो सकें। जरूरत थी उस वक्त। बिल्कुल। इसी माहौल में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में 44 मित्र देशों का एक बड़ा सम्मेलन होता है। ब्रिटेन वुड्स? हाँ। यहाँ जो समझौता हुआ उसने आने वाले कई दशकों के लिए दुनिया की आर्थिक दिशा तय कर दी। मुख्य बात यह थी कि अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया। 1 औंस सोने की कीमत $35 ये पक्की कर दी गई। अच्छा। और फिर दुनिया की बाकी प्रमुख मुद्राओं की कीमत को डॉलर के मुकाबले तय कर दिया गया। इसी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की भी नींव पड़ी। IMF और वर्ल्ड बैंक, जिनका मकसद इस नई व्यवस्था को चलाना और देशों की मदद करना था। लेकिन सवाल ये है कि डॉलर को ही क्यों चुना गया? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डॉलर को ही क्यों चुना गया। ये कोई लॉटरी नहीं थी। नहीं। अमेरिका उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और औद्योगिक शक्ति बनकर उभरा था। युद्ध की तबाही से वो काफी हद तक बचा रहा था और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार जमा हो चुका था, करीब 2/3। 2/3? बाप रे। हाँ, तो डॉलर को सोने से जोड़ना और बाकी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ना एक तरह से अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था के ड्राइवर की सीट पर बैठाना था। ये सिर्फ स्थिरता लाने की कोशिश नहीं थी। तो ये सोचा समझा कदम था। बिल्कुल, ये अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखने का एक सोचा समझा ढांचा था, जिसने डॉलर को औपचारिक रूप से दुनिया की वैश्विक आरक्षित मुद्रा यानी ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया। मतलब दुनिया भर के देशों ने मान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेन देन के लिए डॉलर सबसे भरोसेमंद मुद्रा है और सोने का लिंक एक तरह की गारंटी थी। हाँ, शुरुआत में भरोसे का आधार सोना ही था। लेकिन ये व्यवस्था हमेशा कायम नहीं रही। कहानी में एक बड़ा, बल्कि कहें तो जबरदस्त मोड़ आता है 1971 में। हाँ, निक्सन शॉक। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अचानक एक घोषणा की जिसे निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक तरफा फैसला लेते हुए डॉलर को सोने में बदलने की जो गारंटी थी उसे खत्म कर दिया। हाँ, एक तरफा। अमेरिका अब ये कहने की स्थिति में नहीं था या कहना नहीं चाहता था कि वो हर $35 के बदले 1 औंस सोना देगा। असल में वियतनाम युद्ध और दूसरे खर्चे बढ़ गए थे, सोने के भंडार पर दबाव था और दूसरे देश सोना मांग रहे थे, तो उन्होंने ये लिंक ही तोड़ दिया। तो ये तो बहुत बड़ा कदम था। इसने तो ब्रेटन वुड्स समझौते की नींव हिला दी होगी। बिल्कुल हिला दी। अब डॉलर सोने से आजाद था। दुनिया की मुद्राएं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में आ गईं। मतलब उनकी कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति के हिसाब से तय होने लगी, सोने या डॉलर से बंधी नहीं रही। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। जब डॉलर के पीछे सोने की गारंटी खत्म हो गई, तो फिर ये दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा बना कैसे रहा? इसकी बादशाहत तो खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है और यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? एक कारण तो ये था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था तब भी दुनिया में सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे गतिशील थी। लोगों का भरोसा बना हुआ था। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने एक और बहुत होशियार या कहीं की दूरगामी चाल चली, जिसने डॉलर की मांग को हमेशा के लिए बनाए रखने का इंतजाम कर दिया। अच्छा,
वो क्या थी? इसका जिक्र स्रोतों में पेट्रो डॉलर सिस्टम के रूप में मिलता है। पेट्रो डॉलर मतलब पेट्रोल और डॉलर। हाँ, बिल्कुल। 1970 के दशक के तेल संकट के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब, जो उस समय ओपेक का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, और फिर धीरे धीरे बाकी ओपेक देशों के साथ एक अहम समझौता किया। क्या समझौता था वो? इस समझौते का सार ये था कि दुनिया भर में कच्चे तेल की बिक्री सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होगी। सिर्फ डॉलर में? हाँ, अब सोचिए इसके असर के बारे में। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ तेल का सौदा नहीं था, ये दुनिया की ऊर्जा जरूरत को सीधे सीधे डॉलर की मांग में बदलने की एक व्यवस्था थी। मतलब हर देश जिसे तेल चाहिए, हाँ, चाहे वो भारत हो, जापान हो, जर्मनी हो या कोई और, जिसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तेल खरीदना था, उसे पहले कहीं ना कहीं से अमेरिकी डॉलर हासिल करना ही पड़ता। तो सोने का सहारा हटने के बाद तेल डॉलर के लिए एक नया सहारा बन गया। एक तरह से हाँ, लेकिन ये सहारा शायद ज्यादा मजबूत था। सोने का भंडार तो सीमित था, लेकिन तेल की जरूरत तो लगातार बनी रहनी थी, बढ़नी थी। इसने डॉलर के लिए एक स्थायी कृत्रिम वैश्विक मांग पैदा कर दी, जिसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था या सोने के भंडार से सीधा लेना देना नहीं था। अच्छा, ये डॉलर के साम्राज्य को स्थापित करने वाला कदम साबित हुआ। इसने सुनिश्चित किया कि दुनिया भर के देशों को अपने पास डॉलर का भंडार रखना ही पड़ेगा, जिससे डॉलर की वैश्विक स्थिति और मजबूत हो गई। इसे पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तेल बेचने वाले देश डॉलर कमाते हैं और फिर अक्सर वही डॉलर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स या दूसरी अमेरिकी एसेट्स में निवेश कर देते हैं। इससे अमेरिका को भी फायदा होता है। अच्छा, तो ये है डॉलर की दुनिया पर छा जाने की कहानी, ब्रेटन वुड्स से निक्सन शॉक और फिर पेट्रो डॉलर तक। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में प्रमुखता से है। इस वर्चस्व से अमेरिका को क्या फायदे मिलते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा जो स्रोत बताते हैं वो है अमेरिका की बहुत सस्ते में उधार लेने की क्षमता। हाँ, इसे अमेरिका का असाधारण विशेषाधिकार या एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज भी कहा जाता है। असाधारण विशेषाधिकार? हाँ, क्योंकि दुनिया भर में डॉलर की लगातार मांग बनी रहती है। तेल खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए, रिजर्व रखने के लिए अमेरिका जरूरत पड़ने पर और डॉलर छाप सकता है या बॉन्ड जारी करके उधार ले सकता है। लेकिन अगर कोई और देश ऐसा करे तो? हाँ, आमतौर पर कोई देश जब ज्यादा नोट छापता है तो उसकी मुद्रा की कीमत गिर जाती है और महंगाई बेतहाशा बढ़ जाती है। लेकिन डॉलर के मामले में ये जोखिम काफी हद तक पूरी दुनिया में फैल जाता है, क्योंकि डॉलर की मांग वैश्विक है। इसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका अपने बजट घाटे को और सरकारी खर्चों को दुनिया के बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से फाइनेंस कर पाता है। ये तो हुआ आर्थिक फायदा, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका एक बड़ा भू राजनीतिक पहलू भी है। मतलब अमेरिका अपनी डॉलर प्रणाली और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के नेटवर्क का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर भी करता है। सही कहा। खासकर स्विफ्ट सिस्टम, जो दुनिया भर के बैंकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संदेश भेजने का मुख्य नेटवर्क है। स्विफ्ट, हाँ। स्विफ्ट का नियंत्रण अमेरिका को यह ताकत देता है कि वो किसी भी देश को इस नेटवर्क से काटकर उसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली से लगभग अलग थलग कर दे। इसके उदाहरण भी हैं। हाँ, हमारे स्रोतों में ईरान, वेनेजुएला और खासतौर पर 2022 के बाद रूस का उदाहरण दिया गया है। जब इन देशों पर प्रतिबंध लगाए गए और उन्हें डॉलर सिस्टम या स्विफ्ट से बाहर किया गया, तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, अपने निर्यात का पैसा पाना या जरूरी सामान आयात करना बेहद मुश्किल हो गया। तो ये एक तरह से आर्थिक युद्ध जैसा है। हाँ, ये प्रतिबंध सैन्य कार्रवाई का एक विकल्प बन गए हैं, जो किसी देश की अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला सकते हैं। और तीसरा फायदा जिसका जिक्र है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर अमेरिका का प्रभाव, जैसे IMF और विश्व बैंक। हाँ, जिनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स में हुई थी, उनमें अमेरिका का वोटिंग शेयर सबसे ज्यादा है और उनका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन संस्थाओं की नीतियां भी डॉलर प्रणाली को मजबूत करने में मदद करती हैं? काफी हद तक। हालांकि ये संस्थान स्वतंत्र रूप से काम करने का दावा करते हैं, लेकिन अमेरिका का प्रभाव निर्विवाद है। अक्सर देखा गया है कि IMF या विश्व बैंक से कर्ज लेने वाले देशों को ऐसी आर्थिक सुधार की शर्तें मानने को कहा जाता है, जैसे बाजार खोलना, सरकारी खर्च कम करना, निजीकरण करना, जो कहीं ना कहीं अमेरिकी आर्थिक मॉडल और हितों के अनुरूप होती हैं। अच्छा, ये शर्तें परोक्ष रूप से डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिसकी चर्चा स्रोतों में भी है। क्या वैश्विक आर्थिक नियमों का खेल खेलने वाला मैदान का झुकाव एक ही खिलाड़ी की तरफ ज्यादा है?
और इसी सवाल से हम कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, इस डॉलर प्रणाली का बोझ। खासकर विकासशील और गरीब देशों पर इसके क्या नकारात्मक असर होते हैं। स्रोत इस पर कई गंभीर चिंताएं जताते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। पहली बात है कर्ज का जाल, यानी डेट ट्रैप। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, चाहे वो IMF से हो, विश्व बैंक से हो या प्राइवेट बैंकों से, वो डॉलर में ही दिए जाते हैं। अच्छा, कर्ज डॉलर में मिलते हैं? हाँ, अब सोचिए, एक विकासशील देश ने डॉलर में भारी कर्ज लिया, लेकिन अगर किसी वजह से, चाहे वो वैश्विक कारण हो या घरेलू, उस देश की अपनी मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिर जाता है, जिसे अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहते हैं, तो क्या होता है? तो कर्ज बढ़ जाएगा। हाँ, उसका डॉलर में लिया गया कर्ज अपनी घरेलू मुद्रा में रातों रात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसे चुकाने के लिए अब उसे अपने कहीं ज्यादा संसाधन लगाने पड़ते हैं। ओह! हमारे स्रोतों में 1980 के दशक के लैटिन अमेरिकी कर्ज संकट का उदाहरण है, जिसने पूरे महाद्वीप को दशकों पीछे धकेल दिया। और हाल ही में श्रीलंका का दिवालियापन, हाँ, श्रीलंका, वो भी इसी डॉलर आधारित कर्ज के बोझ का एक दुखद उदाहरण है। मतलब कर्ज चुकाना मुश्किल, और अगर नहीं चुका पाए तो देश डिफॉल्ट कर जाता है, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ। और इसका असर तो सिर्फ सरकार पे नहीं, आम लोगों पर पड़ता होगा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर ही होता है। जब देश कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करता है, तो उसे अक्सर IMF की शर्तों के तहत कड़े ऑस्टेरिटी मेजर्स, यानी सरकारी खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ती है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सब्सिडी पर। साथ ही मुद्रा गिरने से आयाते चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, दवाएं, खाने का तेल, सब कुछ महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई आसमान छूने लगती है। तो गरीबी और बढ़ती है। हाँ, ये स्थितियां अक्सर भयानक गरीबी, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि डॉलर पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता वाली व्यवस्था की संरचनात्मक समस्याएं हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं इसलिए ज्यादा चोट खाती हैं क्योंकि उनके पास अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उतने विविध स्रोत और मजबूत संस्थान नहीं होते। दूसरा नकारात्मक प्रभाव जिसका स्रोत जिक्र करते हैं वो है मुद्रास्फीति और अचानक मुद्रा संकट का खतरा। इसे कैपिटल फ्लाइट से जोड़ा गया है। ये क्या होता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हमेशा मुनाफे के साथ साथ सुरक्षा भी देखते हैं। जब उन्हें किसी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में या वैश्विक स्तर पर कोई खतरा महसूस होता है, जैसे राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक मंदी की आहत, तो वो अक्सर अपना पैसा उस देश से निकालकर डॉलर जैसी सुरक्षित पनाहगाह यानी सेफ हेवन मानी जाने वाली मुद्रा या संपत्ति में लगा देते हैं। अपना पैसा निकाल लेते हैं। हाँ, इसे ही कैपिटल फ्लाइट यानी पूंजी का पलायन कहते हैं। जब बड़ी मात्रा में पूंजी अचानक देश से बाहर जाती है, तो उस देश की मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरता है, शेयर बाजार ढह जाता है और अर्थव्यवस्था में संकट गहरा जाता है। इसके भी उदाहरण हैं। हाँ, स्रोतों में तुर्की और अर्जेंटीना जैसे देशों के हालिया उदाहरण दिए गए हैं, जो बार बार इस तरह के संकटों से जूझते रहे हैं, जहां उनकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले बुरी तरह गिरी। यानी एक तरफ तो डॉलर में कर्ज लेना मजबूरी, दूसरी तरफ अगर हालात बिगड़े तो निवेशक अपनी पूंजी डॉलर में ही निकालकर भाग जाते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये उस वैश्विक शक्ति असंतुलन को उजागर करता है जिसकी हमने पहले बात की थी। अमेरिका में ब्याज दरें थोड़ी सी बदलने का असर दुनिया भर के देशों पर पड़ सकता है, खासकर उन पर जिनकी अर्थव्यवस्थाएं नाजुक हैं। मतलब उनकी अपनी आर्थिक नीतियां बनाने की आजादी कम हो जाती है। हाँ, काफी हद तक डॉलर के उतार चढ़ाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों पर निर्भर हो जाती है। और तीसरा नकारात्मक पहलू जिसकी हमने पहले भी बात की थी, वो है प्रतिबंधों का सीधा असर। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि जब किसी देश को डॉलर प्रणाली से काट दिया जाता है तो ये सिर्फ वित्तीय सजा नहीं होती, इसका मानवीय पहलू बहुत गंभीर होता है। सही है। प्रतिबंधों का घोषित लक्ष्य भले ही किसी सरकार को बदलना या उसकी नीतियों को प्रभावित करना हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। कैसे? खाना, जीवन रक्षित दवाएं, मेडिकल उपकरण, खेती के लिए जरूरी सामान, टेक्नोलॉजी, इन सब का आयात रुक जाता है या बेहद महंगा और मुश्किल हो जाता है। इससे मानवीय संकट पैदा होता है। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, डॉलर ने देशों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। ये उन लाखों लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है जिनकी जिंदगी इन प्रतिबंधों से प्रभावित हुई है। तो ये सारे नकारात्मक पहलू देखते हुए सवाल उठता है कि क्या इस डॉलर के दबदबे का कोई विकल्प है? क्या दुनिया इस निर्भरता से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है? स्रोत कुछ संभावनाओं का जिक्र तो करते हैं। हाँ,
विकल्पों की चर्चा निश्चित रूप से बढ़ रही है, जो अपने आप में मौजूदा व्यवस्था के प्रति कुछ हद तक बेचैनी या बदलाव की इच्छा का संकेत है। कौन से विकल्प हैं? कुछ प्रमुख दावेदार या संभावनाएं जिनका जिक्र स्रोतों में है, उन पर बात करते हैं। पहला है चीन का युआन या रेनमिनबी। हाँ, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए और रूस जैसे देशों के साथ व्यापार में युआन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। तो युआन एक मजबूत दावेदार है? संभावना तो है, लेकिन युआन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। चीन में अभी भी कैपिटल अकाउंट पूरी तरह खुला नहीं है, मतलब पैसे को देश के अंदर बाहर ले जाने पर सरकारी नियंत्रण है। अच्छा। साथ ही वैश्विक निवेशकों में अभी भी चीनी व्यवस्था की पारदर्शिता और कानूनी प्रणाली को लेकर कह सकते हैं पूरा भरोसा नहीं बन पाया है। ठीक है। दूसरा बड़ा विकल्प यूरोप का यूरो है। यूरो मजबूत मुद्रा है और यूरोप के अंदर इसका व्यापक इस्तेमाल होता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये डॉलर को क्यों नहीं पछाड़ पाया? यूरो एक साझा मुद्रा तो है, लेकिन ये कई अलग अलग देशों द्वारा इस्तेमाल की जाती है जिनकी अपनी अपनी आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। यूरोजोन के पास अमेरिका की तरह एक एकीकृत राजकोषीय नीति या साझा बॉन्ड मार्केट का अभाव है। मतलब एकता की कमी। हाँ, एक तरह से। जब तक यूरोप के देश एक ज्यादा मजबूत राजनीतिक और वित्तीय संघ नहीं बनाते, यूरो के लिए डॉलर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के तौर पर चुनौती देना मुश्किल है। फिर ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब कुछ नए सदस्य की भी बात होती है कि वो अपनी एक साझा मुद्रा बना सकते हैं या आपस में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ा सकते हैं। इसमें कितना दम है? ये विचार अभी बहुत शुरुआती दौर में है। ब्रिक्स देश बहुत विविध हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं और हित अलग अलग हैं। हाँ, ये तो है। एक साझा मुद्रा बनाना बेहद जटिल प्रक्रिया होगी, जिसके लिए गहरा राजनीतिक और आर्थिक समन्वय चाहिए, जो फिलहाल नजर नहीं आता। हाँ, स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार बढ़ाने की कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन ये अभी डॉलर आधारित व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा ही है। तो इसे अभी विकल्प मानना जल्दबाजी होगी। हाँ, बिल्कुल। इसे डॉलर के विकल्प के तौर पर देखना भी जल्दबाजी होगी। और स्रोत IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCs का भी जिक्र करते हैं। ये क्या है? क्या ये कोई समाधान पेश करते हैं? SDRs असल में कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि IMF द्वारा बनाई गई एक तरह की आरक्षित संपत्ति है, जिसका मूल्य कुछ प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित होता है। इसका इस्तेमाल सदस्य देशों के बीच लेन देन के लिए हो सकता है, लेकिन यह आम व्यापार या निवेश के लिए नहीं है। और CBDCs डिजिटल करेंसी? हाँ, CBDCs यानी केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्राएं। ये भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को शायद ज्यादा कुशल बना सकती हैं और डॉलर पर निर्भरता कम कर सकती हैं, लेकिन इनकी तकनीक, नियमन और गोपनीयता से जुड़े कई सवाल अभी अनसुलझे हैं। इनको वैश्विक स्तर पर अपनाने में अभी वक्त लगेगा। तो कुल मिलाकर विकल्प तो तलाशे जा रहे हैं, लेकिन राह आसान नहीं है। डॉलर को हटाना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर स्पष्ट हैं कि डॉलर को उसकी जगह से हटाना बहुत मुश्किल क्यों है। पहला, जड़ता, इनर्शिया। मौजूदा व्यवस्था दशकों से जमी हुई है। वैश्विक व्यापार, वित्त और कमोडिटी मार्केट, खासकर तेल, इसी पर चलते हैं। हाँ, आदत पड़ चुकी है। दूसरा, नेटवर्क प्रभाव। जितने ज्यादा लोग और संस्थान डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए भी उसी का इस्तेमाल करना उतना ही फायदेमंद हो जाता है। तीसरा, अमेरिकी वित्तीय बाजारों की गहराई और तरलता, लिक्विडिटी। दुनिया भर के निवेशकों के लिए अमेरिकी बाजार सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे आसानी से खरीद बिक्री करने लायक हैं। और चौथा कारण? और चौथा, जैसा हमने देखा, अमेरिका की राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी कहीं ना कहीं डॉलर के पीछे खड़ी है। इन सब कारणों से किसी भी नई मुद्रा के लिए वो भरोसा, वो पहुंच और वो स्थिरता हासिल करना जो डॉलर के पास है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे डॉलर सोने से बंधे होने से शुरू होकर निक्सन शॉक झेलकर पेट्रो डॉलर सिस्टम के सहारे दुनिया की सबसे प्रभावशाली मुद्रा बन गया। हाँ, एक लंबा सफर रहा है। हमने समझा कि इस बादशाहत से अमेरिका को कैसे असाधारण आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिलते हैं। सस्ता कर्ज, प्रतिबंध लगाने की ताकत, वैश्विक संस्थाओं पर प्रभाव। बिल्कुल। और हमने ये भी गहराई से जाना कि यही निर्भरता कई विकासशील देशों के लिए कैसे कर्ज के जाल, मुद्रा संकट और बाहरी दबावों का कारण बनती है। हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू। मूल बात यही उभर कर आती है कि डॉलर महज एक करेंसी नहीं है, ये वैश्विक शक्ति का प्रतीक भी है और एक शक्तिशाली औजार भी।
और इसका सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस एक अकेली मुद्रा के भविष्य के साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। सही कहा। और अंत में, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल है वो? भविष्य को देखते हुए डॉलर की इस गहरी जमी हुई ताकत और साथ ही हमने जिन उभरते हुए विकल्पों और उनकी चुनौतियों की बात की, उन सबको ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दशकों में क्या वाकई ये संभव है कि कोई दूसरी मुद्रा या कोई नई व्यवस्था डॉलर के इस एक छत्र राज को चुनौती दे सके, या फिर दुनिया को अभी लंबे समय तक डॉलर के साये में ही जीना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ अर्थशास्त्री और नेता ढूंढ रहे हैं, बल्कि इसका असर दुनिया के हर नागरिक पर पड़ेगा और ये आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन की नई कहानी लिखेगा।